Good morning, everyone. So, our first slide is about motivation and problem statement. Time series data is inherently complex. It often contains noises, nonlinear patterns, and long range dependencies, which make accurate forecasting challenging. The LGTA leverages a conditional variational autoencoder or CVAE to augment the time series data and improve model performance. However, there is a significant problem. Even small changes in the input can cause large, unpredictable changes in the latent space. This leads to unstable reconstruction, reduce the model robustness, and ultimately affects the forecasting reliability. Our second slide is about background, LGTA, and CVAE. Now let me give a brief overview of how LGTA works. LGTA uses a CVAE for the probabilistic time series modeling, which helps capture uncertainty in predictions. Its architecture contains three main components: a bidirectional LSTM encoder that extracts the temporal features from the input data. Second is the transformer that captures long-range dependencies across time. The third one is a conditional decoder that reconstructs the augmented time series. While this architecture is powerful, but it still faces some limitations that affects its performance. Now let's discuss the limitations of base LGTA model in our slide number 3. The base LGTA model has several key limitations. The first one is latent inconsistency, where small input changes cause disproportionate effect in the latent space, sensitivity to noises and missing values, which are common in real-world data. Irregular latent space geometry leads to unstable reconstructions, weak augmentation quality, which reduces the usefulness of generative data for forecasting. Addressing these issues is crucial to improve the reliability and robustness of the LGTA for time series forecasting. प्रपोज सोल्यूशन लेटेंट कंसिस्टेंसी रेगुलराइजेशन हमारे पास क्या है। सबसे पहले जो इसमें प्रॉब्लम है हमारे पास, जो बेस एलजीटीए मॉडल है उसके अंदर हम जब थोड़ा सा भी नॉइस ऐड करते हैं तो हमारे पास जो लेटेंट स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और जो आउटपुट होता है वो अनस्टेबल होता है। तो एलसीआर का जो कोर आइडिया है वो हमारे पास क्या है कि एक ओरिजिनल टाइम सीरीज को हम उठाते हैं और उसी का एक थोड़ा नॉइसी वर्जन उसके अंदर वो भी उठाते हैं। तो हमारे पास जब दोनों चीज़ें सेम है तो जो लेटेंट रिप्रेजेंटेशन होगी वो भी सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रही हूँ और जब बैकग्राउंड से थोड़ा सा नॉइस आ जाए तो मैं भी सेम पर्सन रहूँगी और जो मेरी आइडेंटिटी होगी, जो मेरा लेटेंट जो हिडन पैटर्न है वो भी सेम रहेगा। एलसीआर जो है वो इस प्रॉब्लम के लिए क्या इंश्योर करता है कि लेटेंट स्पेस जो है वो स्टेबल रहता है, मॉडल जो है वो नॉइस को इग्नोर करता है और रिकंस्ट्रक्शन जो है वो स्मूथ होती है। आफ्टर दैट हमारे पास है लेटेंट कंसिस्टेंसी रेगुलराइजेशन मैकेनिज्म। अब यहाँ पर हम पूरा प्रोसेस बताते हैं कि कैसे वर्किंग होती है इसकी। जो हमारे पास स्टेप 1 है उसके अंदर नॉइस बेस्ड इनपुट परटर्बेशन है। इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल जो इनपुट है उसके अंदर गॉसियन नॉइस हम ऐड करते हैं। गॉसियन नॉइस हमारे पास क्या है कि एक रैंडम स्मॉल वैल्यू होती है जो रियल लाइफ नॉइस को रिप्रेजेंट करती है। अब इसका पर्पस क्या होता है कि ये मॉडल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्टेप 2 हमारे पास इसमें ड्यूल इनकोडिंग है। ओरिजिनल इनपुट को भी इनकोडर को देते हैं हम और नॉइसी इनपुट को भी इनकोडर को देते हैं हम। दोनों से 2 लेटेंट वेक्टर्स हमें मिलते हैं। फिर स्टेप 3 में हम लेटेंट कंसिस्टेंसी लॉस को कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों लेटेंट वेक्टर्स के आउटपुट के दरमियान अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो पेनल्टी होगी। स्टेप 4 हमारे पास है ट्रेनेबल रेगुलराइजेशन वेट। इसमें लैम्डा का रोल है। लैम्डा क्या कंट्रोल करता है, हमारी लेटेंट कंसिस्टेंसी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये हमारे जो बिहेवियर होता है उसमें कंसिस्टेंसी को चेक करता है। अगर लैम्डा हमारे पास ज़्यादा होता है तो कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा होती है और अगर लैम्डा हमारे पास कम होता है तो ट्रेनिंग नॉर्मल हो रही है। फिर इसके बाद है हमारे पास एलसीआर एनहांस्ड एलजीटीए आर्किटेक्चर। अब इसके अंदर हम आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। आर्किटेक्चर के कितने कंपोनेंट्स हैं। इसमें फर्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है इनकोडर। इनकोडर हमारे पास उसके अंदर 2 मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बाय एलएसटीएम प्लस ट्रांसफॉर्मर। बाय एलएसटीएम क्या करता है, बाय डायरेक्शनल लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या मतलब है इसका कि ये पास्ट और फ्यूचर दोनों इन्फॉर्मेशन को लेता है और टाइम सीरीज के जो पैटर्न्स होते हैं उनको एनालाइज करता है, उनको अंडरस्टैंड करता है। जो दूसरा है हमारे पास वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर हमारे पास क्या करता है, लॉन्ग रेंज जो डिपेंडेंसी होती है उनको हैंडल करता है, जो हमारे पास बहुत पुराने टाइम स्टेप्स को भी याद रखता है अपने पास। अब ड्यूल लेटेंट पाथ है हमारे पास। इसके अंदर क्या है कि ओरिजिनल इनपुट वो लेटेंट 1 कंसीडर होता है, जो नॉइजी इनपुट है वो लेटेंट 2 कंसीडर होता है। अब एलसीआर लॉस जो है वो इन दोनों को क्लोज रखता है आपस में, ताकि इनके दरमियान जो है वो लॉस फंक्शन लगाकर ये चेक कर सके कि दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है। डिकोडर हमारे पास क्या करता है, आउटपुट हमें शो करता है, आउटपुट देता है। जो आउटपुट जैसे लेटेंट से वापस जो हमारे पास टाइम सीरीज जो रिकंस्ट्रक्ट होता है वो हमारे पास डिकोडर से होता है। अब जब हमारे पास जो कोर आर्किटेक्चर होता है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ एक्स्ट्रा एलसीआर लॉस जो है वो ऐड होती है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास कि मॉडल जो है उसी तरह सिंपल रहेगा बट इंप्रूवमेंट जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। इस आर्किटेक्चर का हमारे पास जो बेनिफिट है वो क्या है कि ट्रेनिंग जो है वो स्टेबल रहती है, रिकंस्ट्रक्शन जो है वो स्मूथ रहती है और ये नॉइस को जो है वो बेटर तरीके से टॉलरेट कर सकता है। आफ्टर दैट हमारे पास है ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव एंड लॉस फंक्शन। अब हम ये देखेंगे कि मॉडल जो है वो सीखता कैसे है। टोटल लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो जितने मल्टीपल लॉसेस है उसका एक कॉम्बिनेशन बनाकर। इसमें जो फर्स्ट है वो हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन लॉस है, जो हमारे पास मीन स्क्वायर्ड एरर है कि हम ओरिजिनल वाले और रिकंस्ट्रक्टेड जो आउटपुट होता है उसके दरमियान एक स्क्वायर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, मतलब उनकी एक्यूरेसी को मेजर करते हैं कि कितना एक्यूरेट है। अब जब हमारे पास उसके बाद है कि केएल डाइवर्जेंस। केएल मतलब है कर्ल बैक लिबलर डाइवर्जेंस। इसका रोल हमारे पास क्या है कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के पास रखता है। इट मींस कि जो हमारे पास जो ज्यादातर वैल्यूज होती है वो सेंटर पे होती है और जो बाकी वैल्यूज होती है वो रेयर जगह पर होती है। रैंडम और स्मूथ जो है वो बनाता है लेटेंट को हमारे, और लेटेंट कंसिस्टेंसी लॉस हमारे पास क्या है कि ओरिजिनल और नॉइसी लेटेंट के बीच में डिफरेंस को चेक करता है, स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है और हमें जो है वो
ये बताता है कि हमारे दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है, हमारा आउटपुट जो मिला है हमें वो हमारे एक्चुअल आउटपुट से प्रेडिक्टेड जो आउटपुट है उससे कितना मतलब चेंज है। इसके बाद हमारे पास हाइपर पैरामीटर्स है जिसके अंदर बीटा है और लैम्डा है। बीटा हमारे पास क्या करता है कि वो के एल डाइवर्जेंस का वेट कैलकुलेट करता है, लेटेंट रेगुलराइजेशन को कंट्रोल करता है। और लैम्डा जो है हमारे पास एलसीआर का वेट, मतलब जो लेटेंट कंट्रोल जो हमारे पास लॉस होता है कंसिस्टेंसी को कंट्रोल करता है, और हमारे पास एक्यूरेट रिकंस्ट्रक्शन करता है, और स्मूथ लेटेंट स्पेस करता है, नॉइस रेजिस्टेंस करता है। देन हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप की जो स्लाइड है उसमें हमें बताया गया है कि एक्सपेरिमेंटल किस डेटा, इसमें डेटा क्या होता है कि सीजनल पैटर्न होते हैं और पीक्स और ड्रॉप्स होते हैं। ये डेटा सेट चेक करता है कि मॉडल सीजनलिटी हैंडल कर सकता है या नहीं। उसके बाद हमारे पास M5 डेटा सेट आता है जिसमें हमारे पास लार्ज स्केल रिटेल सेल्स डेटा होता है, 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, डेली सेल्स रिकॉर्ड्स होते हैं। ये डेटा सेट हमारे पास टेस्ट करता है कि डेटा है कि मॉडल लार्ज डेटा हैंडल कर सकता है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न समझ सकता है। देन हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है पुलिस डेटा सेट। ये हमारे पास मल्टी वेरिएट टाइम सीरीज होती है, इसमें हमारे पास मल्टीपल फीचर्स होते हैं जैसे कि क्राइम टाइप, लोकेशन एंड टाइम। ये डेटा सेट हमारे पास चेक करता है कि मॉडल मल्टीपल सिग्नल एक साथ हैंडल कर सकता है या रियल टाइम कॉम्प्लेक्स डेटा समझे। देन हमारे पास फ्रेमवर्क आता है सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट का। ये हमारे पास पाईटॉर्च होता है। पाईटॉर्च हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास डीप लर्निंग फ्रेमवर्क हो, फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट हो और रिसर्च के लिए पॉपुलर हो। मॉडल ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों पाईटॉर्च पे की गई है। देन हमारे पास हार्डवेयर जो हमारे पास सिस्टम का सेटअप था वो हमारे पास GPU RTX 4090, हमारे पास हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट था और डीप लर्निंग ट्रेनिंग फास्ट होती है। इससे हमें क्या हुआ कि हमारे पास ट्रेनिंग टाइम कम लगा और लार्ज मॉडल ट्रेन हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रेनिंग कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास ऑप्टिमाइजर जो कि हमारे पास ADAMW था। ADAM हमारे पास एक इंप्रूव वर्जन है, वेट डीके यूज करता है और स्टेबल कवरेज देता है। उसके बाद हमारे पास इपॉक्स जो कि 100 थे, मॉडल 100 दफा पूरा डेटा देखता है और जितना हो सके उसको ट्रेन करता है। उसके बाद हमारे पास बैच साइज जो कि हमारे पास 32 था, एक स्टेप में 32 सैंपल्स और मेमोरी और स्टेबिलिटी को बैलेंस करना कि दोनों को एक साथ वो कैसे बैलेंस कर सकता है। देन हमारे पास आता है एवोल्यूशन मैट्रिक्स। एवोल्यूशन मैट्रिक्स में हमारे पास स्लाइड में बताया गया है कि मॉडल की परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाएगी। इसमें हमारे पास तकरीबन 5 to 6 हमारे पास मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला है PSNR, पीक सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ये हमारे पास मेजर करता है रिकंस्ट्रक्शन क्वालिटी को, नॉइस कितनी कम है, और जितना हमारे पास हाई PSNR होगा उतना हमारे पास बेटर आउटपुट होगा। देन हमारे पास आता है SSIM जो कि हमारे पास है स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी इंडेक्स मेजर। ये हमारे पास चेक करता है शेप पैटर्न और टेम्पररी कंसिस्टेंसी को, जितना हमारे पास हायर SSIM होगा उतना हमारे पास स्ट्रक्चर सेम होगा। देन हमारे पास आता है LPIPS जो कि हमारे पास लर्न परसेप्चुअल इमेज पैच सिमिलरिटी है, जो कि हमारे पास डीप फीचर यूज करता है और ह्यूमन परसेप्शन के करीब कंपैरिजन करता है। जितना हमारे पास लोअर LPIPS होगा उतनी हमारे पास बेटर सिमिलरिटीज होंगी। देन हमारे पास आता है रिकंस्ट्रक्शन एरर जो कि हमारे पास ओरिजिनल और रिकंस्ट्रक्टेड के दरमियान डिफरेंस चेक करता है। देन हमारे पास आता है शेड्यूल एनालिसिस जो कि हमारे पास रिमेनिंग एरर को एनालाइज करता है, जितना स्टेबल और मॉडल की हमारे पास स्टेबिलिटी चेक करता है। उसके बाद हमारे पास आता है लेटेंट स्पेस डिस्टेंस। इसमें हमारे पास दो टाइप्स है कि एक है PCA, एक है TSNE। PCA मींस प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो कि आपको रिड्यूस करता है। देन हमारे पास TSNE जो कि हमारे पास है T डिस्ट्रीब्यूटिव स्टोचस्टिक नाइबर एम्बेडिंग जो कि हमारे पास एक विजुअलाइजेशन टूल है और लेटेंट क्लस्टरिंग को शो करता है। उसके बाद हमारे पास स्लाइड 11 में रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस में हमें एक्चुअल रिजल्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट जो कि हमारे पास PSNR की इंप्रूवमेंट है जो कि हमारे पास प्लस 1.22 प्लस 2.5 dB इंक्रीज हुई है, लेस नॉइज है और बेटर रिकंस्ट्रक्शन है। देन हमारे पास SSIM की इंप्रूवमेंट हमारे पास स्ट्रक्चर और टेम्परल पैटर्न को बेटर बनाया है और टाइम सीरीज की शेप को हमने प्रिजर्व किया है। देन हमारे पास LPIPS की रिडक्शन जो कि हमारे पास 10 to 14% डिक्रीज हुई है और परसेप्चुअल क्वालिटी इंप्रूव हुई है। देन लेटेंट स्पेस एनालिसिस जो कि हमारे पास लेटेंट वेरिएंस कम करता है, रिप्रेजेंटेशन को हमारे पास मोर कम्पैक्ट बनाया है और नॉइज का इफेक्ट हमारे पास कम किया है। ट्रेनिंग बिहेवियर में हमारे पास क्या हुआ है कि ट्रेनिंग स्टेबल हुई है और कोई सडन फ्लक्चुएशन नहीं हुई है। एंड देन हमारे पास कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क, हमने क्या अचीव किया, हमने लेटेंट स्पेस स्टेबलाइज किया है, हमने नॉइज की रेजिस्टेंसी को हमने इंप्रूव किया है, रिकंस्ट्रक्शन क्वालिटी को हमने बेटर किया है और टाइम सीरीज ऑगमेंटेशन को हमने अपना इफेक्टिव बनाया। हमारे फ्यूचर वर्क में हम ये कर सकते हैं कि हम इसमें एडॉप्टिव LCR वेट कर सकते हैं, जिसमें लैम्डा को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना डेटा के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास एडवांस पर्चुर्बेशंस कर सकते हैं, जैसे कि मास्किंग, मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करना, टाइम रैपिंग, स्क्रैच और कंप्रेस टाइम, और डाउनस्ट्रीम टास्क कर सकते हैं, टाइम सीरीज की फोरकास्टिंग और एनोमली डिटेक्शन कर सकते हैं। एंड थैंक यू।